तो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण डेरिवेशन को, जो कि पेपर में भी हर साल पूछा जाता है। गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है जो कि है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और ये फिजिक्स के पेपर में 5 नंबर का ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद ना ये 5 नंबर आपके बहुत आसान तरीके से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको इस पूरे डेरिवेशन को समझाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, मस्त तरीके से आप समझ जाओगे। और अगर बात करें इसके पहले वाले वीडियो पे, हमने गॉस की प्रमेय को समझ लिया था, गॉस की प्रमेय क्या होती है, और भी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, रेखीय आवेश घनत्व की, पृष्ठीय आवेश घनत्व की, आयतन घनत्व की, इन तीनों की परिभाषाएं भी देख लिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से शुरू करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग ये वाला, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। मस्त तरीके से शुरू करते हैं, सब लोग अच्छे से समझना, पूरा डेरिवेशन आसान है, आप समझ जाओगे। ठीक है, और एक चीज जान लो, अगर आप लोग इस पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इसके पहले के वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो डेरिवेशन में करना क्या है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, मतलब इसमें गॉस की प्रमेय लगा के हमें इस डेरिवेशन को करना है। इसमें है क्या, अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है जिसके निकट हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, यही तो है इसका मतलब। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अनंत लंबाई का तार ले लो, अनंत लंबाई का एक तार ले लेते हैं, और कैसा तार होगा, आवेशित तार होगा। इस टाइप से क्या बना लेते हैं, अनंत लंबाई का एक आवेशित तार बनाना है, तो इसमें आवेश दे सकते हो इस टाइप से, यहाँ पे आवेश दर्शा दो। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे आवेश दर्शा दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार है। ठीक है, अब इस तार से, इस तार के निकट हमें निकालना है, इस तार के निकट विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान लेते हैं इस तार से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु क्या है, यहाँ पे मैं एक बिंदु मान लेते हैं पी बिंदु है। ठीक है, इस तार से थोड़ी दूरी पे एक बिंदु क्या है हमारे पास, पी बिंदु। एक तार है जिससे कुछ दूरी पे, कुछ दूरी को मान लेते हैं आर दूरी। ठीक है, यहाँ से आर दूरी पे हमारे पास एक बिंदु क्या चीज है, पी बिंदु है। ठीक है, अब क्या करना, में गॉस की प्रमेय लगानी है। तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए, गॉस की प्रमेय क्या थी, गॉस की प्रमेय ये थी कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से या किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है वो क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा या एक काल्पनिक पृष्ठ बनाना होगा। काल्पनिक पृष्ठ बोलो या गॉसियन पृष्ठ बोलो, बात एक ही है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पी बिंदु से होता हुआ एक पृष्ठ बना लेते हैं, और कैसा पृष्ठ बना लेते हैं, बेलनाकार पृष्ठ बना लेते हैं। देख सकते हो कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखना, इस टाइप से हम कुछ यहाँ पे एक पृष्ठ बना लेते हैं जो कि बेलन के आकार का होगा, इस पी बिंदु से जाता हुआ। ठीक है, एकदम आसान है, बस देखते रहो। इस टाइप से यहाँ पे एक पृष्ठ बना लेना है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग सीधा बनाना, बेलनाकार पृष्ठ बना लेना है। ठीक है, ये बेलन के आकार का आपका पृष्ठ बन जाएगा, और इस पृष्ठ को आप गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हो। ठीक है, इस टाइप से सिंपल सा है। ये हमारे पास क्या बन गया है, एक गॉसियन पृष्ठ बन चुका है, एक काल्पनिक पृष्ठ बोलो या गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये आपका एक गॉसियन पृष्ठ हमने कैसा बना लिया, बेलनाकार पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ इसीलिए बनाएगा क्योंकि गॉस की प्रमेय लगानी है, इसलिए। ठीक है, मान लेते हैं जो बेलनाकार पृष्ठ है इसकी कुछ लंबाई है, इस बेलनाकार पृष्ठ की हम लंबाई मान लेते हैं एल लंबाई। ठीक है, इस बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई कितनी है हमारे पास, एल, मतलब ये जो बेलन के आकार का पृष्ठ है इसकी लंबाई कितनी है, एल लंबाई है, ये हमने मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चित्र पे एक तार था आवेशित तार, एक समान रूप से आवेशित तार, इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी लिया, इस पी बिंदु से गुजरने वाला एक बेलनाकार पृष्ठ बनाया जिसकी लंबाई एल है। ठीक है, इस बेलनाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मान लेना है कि माना इस पी बिंदु, ये जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु पे एक छोटा सा क्षेत्रफल जो डीए है और विद्युत क्षेत्र ई है, ये दोनों एक ही दिशा पे कार्यरत है। यहाँ पे जो होता है क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई और जो आपका क्षेत्रफल डीए होता है वो एक ही दिशा में कार्यरत होता है। ठीक है, यहाँ पे इस पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ई और जो क्षेत्रफल डीए है एक ही दिशा में कार्यरत होता है, मतलब कि यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब यहाँ थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आ जाता है, वृत्ताकार पृष्ठ। इस वृत्ताकार पृष्ठ पे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर बात करें तो डीए वेक्टर और ई वेक्टर जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री पे कार्यरत होता है। ध्यान से समझना, पी बिंदु पे अगर बात किया, पी बिंदु पे, तो पी बिंदु पे जो था आपका, पी बिंदु पे डीए वेक्टर और ई वेक्टर जो आपके हैं, डीए वेक्टर क्या है, वेक्टर क्षेत्रफल है, ई वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे एक ही दिशा में है इसलिए थीटा 0, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, ई और डीए के बीच का कोण 90 है, बस ये याद रखना। ठीक है,
P बिंदु पे एक ही दिशा पे मतलब थीटा बराबर 0, और इस वृत्ताकार पृष्ठ, जो वृत्त के आकार का पृष्ठ इस टाइप से बनाया है आपने बेलन का, इस पे आपका E और DA के बीच का कोण 90। ठीक है, अब देखो चित्र जब बन जाएगा 5 नंबर तब मिलेंगे जब सबसे पहले चित्र बना लोगे। चित्र बन जाएगा, चित्र समझ में आ गया। अब चित्र में आपने क्या बनाया उसको थोड़ा सा आपको 2-3 लाइन में बना के लिख देना कि आपने यहाँ पे क्या बनाया। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको अपने शब्दों में बना के लिखना है। लिखना माना एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है। क्या लिखोगे, माना एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है, इस तार से r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, क्योंकि तार के निकट निकालना है तो जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब माना कि इस P बिंदु से गुजरने वाला एक बेलनाकार पृष्ठ है जो कि गॉसियन पृष्ठ है, और इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई जो है वो L है, इतना मान लेना। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि P बिंदु पे E वेक्टर और DA वेक्टर एक ही दिशा में है, और ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है इसमें E वेक्टर और DA वेक्टर 90 डिग्री पे कार्यरत है। बस इतना अपने शब्दों में बना के लिख देना 3-4 लाइनों में बस। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे चित्र बना दिया है उसी को बना के लिखने देना। पहले माना शुरू करना, माना आवेशित सीधा तार, r दूरी पे बिंदु P जिसपे वैद्युत क्षेत्र निकालना, इससे गुजरने वाला एक बेलन का पृष्ठ बना लिया जिसे गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, लंबाई L, बस इतना लिख दो। ठीक है, अब बात आती है डेरिवेशन करने की। डेरिवेशन करने के लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस P बिंदु से होकर गुजरने वाला हम क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स। लिखते हैं यहाँ से, पहले 3-4 लाइनों में बना के लिख लेना जो भी बताया, माना आना वाली बात है। ठीक है, अब इसके बाद डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले लिखना है P बिंदु से होकर P बिंदु, उसके बाद लिखना, ठीक है, जब माना वाली बातें लिख लेना फिर उसके बाद यहाँ से लिखना P बिंदु से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। P बिंदु से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, P बिंदु से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, P बिंदु से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, देखो क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल DA है इसलिए आपका d phi E होगा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, d phi E होगा वैद्युत फ्लक्स, d phi E। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना, एक वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे आएगा P बिंदु पे, एक आएगा इस वृत्ताकार पृष्ठ पे, तो इसलिए d phi E1 मान लेना इसे, और यहाँ जो आएगा उसे d phi E2 मान लेंगे। ठीक है, तो d phi E1 क्या आ जाएगा, सूत्र होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये सब हमने आपको पढ़ाया था पहले ही। ठीक है, अब यहाँ पे E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, अब यहाँ से अगर वेक्टर हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, d phi E1 बराबर EDA cos थीटा। ये सबको पता है, जब वेक्टर हटता है तो cos थीटा आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब P बिंदु से गुजरने वाला है तो E और DA के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। हमने पहले बताया एक ही दिशा में कार्यरत है, चाहे तो लिख सकते हो, चूंकि E व DA एक ही दिशा में है, E व DA एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये चाहो तो दर्शा दो यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d phi E1 बराबर EDA cos 0 डिग्री। ठीक है, और cos 0 का आपको मान पता होना चाहिए, कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो EDA इंटू cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो अगर EDA का 1 पे गुणा कर दोगे तो सीधा सीधा EDA लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, EDA। ठीक है, इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। ये समझ में आया ना कैसे आया, सिंपल cos 0 का मान 1 होता है तो 1 का गुणा EDA से हो जाएगा तो EDA। ठीक है, यहाँ से d phi E1 बराबर E इंटू DA। ये आपका क्या निकला है, P बिंदु से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकालते हैं इस वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ से लिखते हैं वृत्ताकार जो वृत्ताकार पृष्ठ है बेलन में, वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, वो आएगा आपका क्या, d phi E2। ठीक है, जैसे वो d phi E1 आया था ये d phi E2 आ जाएगा, और सूत्र सेम रहेगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ठीक है, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, जब यहाँ से वेक्टर हटेगा फिर से cos थीटा आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, EDA cos थीटा, d phi E2 बराबर। ठीक है, d phi E2 बराबर EDA cos थीटा। अब यहाँ से जब दोनों 90 डिग्री पे कार्यरत है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 लिख देना, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से d phi E2 बराबर EDA cos 90, थीटा की जगह 90। ठीक है, और cos 90 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, cos 90 का वैल्यू पता होना चाहिए, लिख देना cos 90 बराबर क्या होता है, 0। cos 0 बराबर तो 1 होता है लेकिन cos 90 बराबर 0 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d phi E2 बराबर EDA इंटू cos 90 की जगह 0। यहाँ से हल करोगे, जब EDA में 0 का गुणा होगा तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो d phi E2 कितना आ जाएगा, 0। d phi E2 कितना आ जाएगा, 0। इसे मान सकते हो समीकरण नंबर 2।
इसे मान सकते हो समीकरण नंबर 2। सिंपल कुछ नहीं, cos 90 का जीरो मान होता है, तो जीरो में जब ईडीए गुणा होगा तो जीरो। तो इस टाइप से आपके पास दो वैद्युत फ्लक्स निकले। सबसे पहले पी बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई वन बराबर ईडीए, फिर इस वर्तक पृष्ठ से गुजरने वाला डी फाई ई टू बराबर जीरो। तो दो वैद्युत फ्लक्स आ गए। अब क्या करते हैं, जब हमारे पास दो वैद्युत फ्लक्स हैं तो अब हम इनको जोड़ के कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसके आगे कॉपी पे लिखना यहाँ से। ठीक है, आगे लिखना कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स वो होगा डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई ई वन प्लस डी फाई ई टू। ठीक है, ये आएगा कुल वैद्युत फ्लक्स। डी फाई ई बराबर डी फाई ई वन प्लस डी फाई ई टू। डी फाई ई वन क्या है, ईडीए है, प्लस डी फाई ई टू की वैल्यू कितनी आई, जीरो। तो ईडीए प्लस जीरो मतलब डी फाई ई हमारे पास कितना आ गया, ईडीए आ गया। ठीक है, डी फाई ई कितना आ गया, ईडीए आ गया। ये हमारे पास क्या निकला, तीसरा समीकरण मान लो इसे। ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास निकला है यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स। कब निकला है, जब आपका क्षेत्रफल डी ए क्षेत्रफल है। जब डी ए क्षेत्रफल है तब वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर जो कुल वैद्युत फ्लक्स आया वो ई डी ए आया। ये कब निकला, जब आपका एक छोटा सा क्षेत्रफल था डी ए क्षेत्रफल। अब क्या करना है, इस पूरे बेलन के आकार के पृष्ठ या पूरे गॉसियन पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल अगर ए है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। मतलब लिख सकते हो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ ही बेलन के आकार वाला पृष्ठ। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, फाई ई। और जब संपूर्ण की बात होती है तो अगर आपको संपूर्ण निकालना है और आपको छोटा डी फाई ई पता है तो आप क्या कर सकते हो, जब संपूर्ण फाई ई निकालोगे तो उसका क्या कर देना, छोटे वाले का समाकलन कर देना है। तो फाई ई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा समाकलन डी फाई के। ये बात तो आपने वहां पे गॉस की प्रमेय पे भी सीखी थी। ठीक है, तो फाई ई क्या हो गया, बराबर समाकलन डी फाई। फाई ई यहाँ पे क्या है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और डी फाई जो था इस डीए जो छोटा सा क्षेत्रफल डीए था ना उसके कारण डी फाई आया था। ठीक है, तो यहां से आप जब फाई ई निकालोगे आप तो फाई ई बराबर, ठीक है, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई डी ए। कितनी वैल्यू है, ई डी ए। ठीक है, अब इसे आगे हल करोगे तो फाई ई बराबर ई यहां से बाहर कर लेते हैं समाकलन डी ए। ठीक है, ध्यान से देखो क्या किया, फाई ई बराबर ई को बाहर कर लिया, बचा क्या, समाकलन डी ए। ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो जगह नहीं तो इधर साइड लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी पे सही से लिखना, यहाँ तक आना, फिर इसके आगे का यहाँ से। ठीक है, तो फाई ई बराबर ई इंटू समाकलन डी ए। अब बात आती समाकलन डी ए क्या है, ये बताओ समाकलन डी ए क्या है। देखो डीए जो था एक छोटा सा क्षेत्रफल था, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब अगर इसका समाकलन करोगे, समाकलन का मतलब होता है पूरा। ठीक है, अगर डीए छोटा सा क्षेत्रफल था और समाकलन डीए कर दोगे तो मतलब पूरा क्षेत्रफल, पूरा किसका क्षेत्रफल, पूरे इस बेलन का क्षेत्रफल। पूरा यहाँ पे बेलन है, पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ कौन सा है, बेलन। तो यहाँ पे आपका जब समाकलन डीए होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिख देना आगे, चूंकि समाकलन डीए बराबर हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल। और बेलन का कैसा क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, यहां से समाकलन डीए क्या हो जाएगा, पूरा गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब डीए छोटे से भाग कर रहा, समाकलन डीए का मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर, और देखो सूत्र होता है 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच होता है, लेकिन जब एच लंबाई होती तब यहाँ पे लंबाई एल है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई आर एच की जगह 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहां से जहां समाकलन डीए है वहां पे हम क्या रख देंगे, 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहां से फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, यहां से समाकलन डी की जगह ई इंटू 2 पाई आर एल, इसे मान लेते हैं चौथा समीकरण।
ठीक है, सिंपल से इसे हमने चौथा समीकरण मान लिया, कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ पे बस किया क्या है, समाकलन डीए को बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र 2 पाई आर एच होता है, लेकिन जब लंबाई एल है तो एच की जगह एल कर दो, 2 पाई आर एल रख दो, बस यहाँ पे समाकलन डीए की जगह 2 पाई आर एल। अब इतना तो हो गया भैया, अब सूत्र कैसे लाए वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आपको कब ला पाओगे, जब आप गॉस की प्रमेय का सूत्र यहाँ पे लगाओगे। आपको पहले गॉस की प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वो यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और करना होगा, ये जो लंबाई L है ना, इस L लंबाई के कारण आवेश का रेखीय घनत्व होता है लैम्डा बराबर सूत्र Q अपॉन L, उसे भी यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि जब लंबाई यहाँ पे L है तो यहाँ पे आपका आवेश का रेखीय घनत्व कार्य करता है, जिसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन में L। तो यहाँ पे जब L लंबाई है, इसलिए यहाँ पे लैम्डा बराबर Q अपॉन L आपका कार्य करेगा। लैम्डा यहाँ पे क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व। परिभाषा होती है एकांक लंबाई पे उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक भी हमने समझाया था, आवेश Q का मात्रक कूलाम बटा मीटर कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L वाला फॉर्मूला लगाना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, गॉस की प्रमेय लगानी, तब आपका जाके यहाँ से इसका हल होगा। ठीक है, तो अब बोर्ड तो भर चुका है, इतने तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने तक। तो अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला इरेज करके आगे का डेरिवेशन इधर कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करो इसका। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे लगाते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। कॉपी पे इसके आगे यहाँ से लिखना है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखने वाले हैं, लिखते हैं आवेश के रेखीय घनत्व से, आवेश का रेखीय घनत्व, सीधा सीधा ऐसे लिख लो, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर। और आपको पता है आवेश का रेखीय घनत्व यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे L लंबाई थी, इसके कारण यहाँ पे आवेश का रेखीय घनत्व कार्य हुआ है। ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व बराबर सूत्र होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन में L। ठीक है, लैम्डा बराबर क्या सूत्र होता है, Q अपॉन L। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाले तो Q बराबर क्या हो जाएगा, देखो L यहाँ पे भाग पे, इधर जाएगा गुणे पे आ जाएगा, तो Q बराबर L इंटू लैम्डा। ठीक है, Q बराबर L इंटू लैम्डा। ये कौन सा समीकरण इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। ये 4 था, इसे 5 मान लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, Q बराबर L इंटू लैम्डा। ये भी क्या लगा, आवेश का रेखीय घनत्व। तो अब हम लगाते हैं गॉस की प्रमेय। ठीक है, लिखते हैं गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। ठीक है, गॉस की प्रमेय थी क्या हमारे पास, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई ई बराबर क्या थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो थी गॉस की प्रमेय। Q क्या है, आवेश, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ से Q का मान हमें ये पता चला L इंटू लैम्डा। तो लिखते हैं समीकरण 5 से Q का मान रखने पर, समीकरण 5 से, ये 5वां समीकरण है, 5 से Q का मान रखने पे। ठीक है, Q का मान रखने पर, समीकरण 5 से Q का मान रखते हैं, तो यहाँ पे फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह L इंटू लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q की जगह क्या हो गया, L इंटू लैम्डा और बटे में एप्सिलॉन नॉट पहले से था। इसे कौन सा समीकरण मान लो, 5 के बाद 6वां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस Q की जगह L इंटू लैम्डा रख दिया, बटे में एप्सिलॉन नॉट पहले से। अब यहाँ पे अगर देखोगे फाई ई बराबर L इंटू लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये कब आया, जब गॉस की प्रमेय और आवेश का रेखीय घनत्व लगाया। एक सूत्र में यहाँ से मिल गया था, फाई ई बराबर E इंटू 2 पाई आर एल। मतलब फाई ई के 2 मान है, पहला ये फाई ई का मान है, दूसरा ये, तो 2 मान है। तो अगर इधर साइड और इधर साइड का फाई ई सेम है, मतलब इधर की वैल्यू के सेम है, तो इधर की वैल्यू, ये जो इधर का पक्ष है, ये भी तो इसके सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब LHS और LHS बराबर है तो RHS और RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, समीकरण 4 और 6वें से लिखते हैं, समीकरण 4 व 6 से, समीकरण 4 व 6 से, 4 व 6 से। ठीक है, समीकरण 4 व 6 से क्या हो जाएगा, जब LHS में भी फाई है, इधर भी LHS में फाई, इधर RHS और RHS, ये मतलब जब LHS और LHS की वैल्यू बराबर है, वैसे RHS और RHS भी बराबर होगा। इधर वाला मान भी इधर वाले मान के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना है, L इंटू लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, L इंटू, या पहले इधर वाली लिख लेते हैं, देखो इधर वाली क्या है, E इंटू 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर वाली पहले लिखो चाहे इधर वाली। ठीक है, और ये वाली कितनी है, L इंटू लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल देख लो, इधर क्या है, L इंटू लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये वाली रख ली E इंटू 2 पाई आर एल। बस कुछ नहीं किया, हमने कहा है जब इधर का फाई इधर के फाई से बराबर है, तो ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर हो जाएगी, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, देखो अगर हम यहाँ से ये इधर गुणे पे इसे उधर भेजोगे तो भाग में हो जाएगा, तो L इंटू लैम्डा
यहाँ पे 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू तो आएगी। देख लो एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो ई ये रहा पहले से जो था, यहाँ पे जो ई पहले से था उसे हमने यहीं पे रोक लिया। ये जो गुणे पे 2 पाई आर एल था उधर चला गया भाग पे, जब बराबर को उधर जाएगा तो भाग पे हो जाएगा। ऊपर एल इंटू लैम्डा है, नीचे आ गया 2 पाई आर एल और गुणे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप देखोगे ऊपर भी एल नीचे भी एल कैंसिल। ठीक है, बच क्या जाएगा यहाँ से, अगर देखो इसे सही से लिख लेते हैं, यहाँ से अगर इसे सही से लिखे तो देखो क्या बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही से लिखे तो देखो ई बराबर बचेगा, यहाँ पे देखो 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ से क्या कर लेते, वन अपॉन में वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। देखो 1 अपॉन कर लेते हैं, इस 2 पाई को रख लो और इस एप्सिलॉन नॉट को रख लो। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, क्योंकि एल से एल जब कटा तो 1 ही तो आएगा। तो 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लो, बचा क्या, लैम्डा और बटे में आर, बचा क्या, लैम्डा बटे में आर। ठीक है, लैम्डा बटे में आर। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं दिक्कत है। एक ये देखो एल से एल काटा, क्या बचा ऊपर एक बचा, तो 1 बटे में 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लो, लैम्डा बटे आर को अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इतने तक। अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 का गुणा और भाग कर दें, ठीक है, मतलब ऊपर भी 2 का गुणा नीचे का भी 2 का गुणा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 से 2 तो काटोगे तो वैसे भी 1 ही आना है। तो यहाँ पे ऊपर भी 2 का गुणा कर लो, नीचे भी 2 का गुणा कर लो, जिससे फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, ई बराबर 1 अपॉन में, देखो इस वाले नीचे वाले 2 का गुणा इस वाले 2 से कर दो तो 2 दूना 4, यहाँ पे पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये 2 का गुणा लैम्डा से 2 लैम्डा अपॉन में आर, ये सूत्र आपके पास निकल के आ जाता है। ठीक है, ये सूत्र आपके पास निकल के आ जाता है। ठीक है, ये सूत्र आपके पास निकल के आता है, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, नीचे ना दिख रहा हो सही से तो याद देख लो, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। यही आपका एक समान रूप से आवेशित सीधे निकट तार के, मतलब सीधे निकटता जो सीधा तार होता है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसमें ये वाला फॉर्मूला आया, ये वाला फॉर्मूला आया, इन दोनों की तुलना कर दो, फाई ई सेम है तो इधर वाली वैल्यू के सेम हो गई, इनटू 2 पाई आर एल बराबर एल इंटू लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब 2 पाई आर एल गुणा पे था, इधर आ गया भाग पे, एल से एल कटा तो यहाँ पे बचा 1, तो 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लो, लैम्डा अपॉन आर अलग कर लो। अब हमने क्या किया, सूत्र बनाने के लिए कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए, तो इसके लिए हमने ऊपर भी 2 का गुणा किया, नीचे भी 2 का गुणा किया। तो यहाँ पे जब ऊपर नीचे 2 का गुणा हो गया तो इस 2 का 2 से गुणा 2 दूना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस 2 का लैम्डा से गुणा 2 लैम्डा बटा आर न्यूटन प्रति कूलम। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, और अगर मात्रक नीचे ना दिख रहा तो आगे यहाँ पे सही से लिख लेना न्यूटन प्रति कूलम, और कॉपी पे पूरा डेरिवेशन सही से करना। यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए ऐसा किया। सबसे पहले जो पहले इधर लिखा था वो लिखना है, फिर यहाँ तक आए थे आप। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होकर लास्ट तक यहाँ तक का, क्योंकि देख रहे हो यार बोर्ड में जगह कम है इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मस्त तरीके से जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आए हैं वैसे ही लास्ट तक इस फॉर्मूले को आपको प्राप्त करना है। तो आशा करते हैं डेरिवेशन सबको समझ में होगा। पूरी कोशिश की आसान तरीके से आपको समझाएं और आसानी से आप इसे सीख जाओ। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चलिए क्लास 12 फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी बताना कि भैया मस्त तरीके से तैयारी करा रहे हैं, उनसे जल के पढ़ो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, फिजिक्स और केमिस्ट्री की दोनों की तैयारी चल रही, वहां से मस्त पढ़ाई कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की मिल जाएगी, वहां पे जाके हमको फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे स्क्रीनशॉट कर लो।